नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट शो दो मुंह चार बात के 4th एपिसोड में। दोस्तों, आज हमारा भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ महंगाई की मार हर वर्ग के आदमी को, मध्यम वर्गीय और आम लोगों को, उनकी जेब को खाली कर दे रही है। महंगाई की वजह से आम आदमी अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों का भी गला घोट दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें सोने चांदी की, तो आज सोने चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं। सोने चांदी को खरीदने के लिए एक आम आदमी के लिए ऐसा हो गया है जैसे कि मानो चांद पे जमीन का टुकड़ा खरीदने के बराबर हो गया है। दोस्तों, सोना चांदी किसी भी आम या मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए कभी भी दिखावा नहीं रहा है, बल्कि एक मध्यम वर्गीय आदमी सोना चांदी खरीदना अपने भविष्य की सफल पूंजी भी मानता है। तो जब कोई भी मध्यम वर्गीय आदमी सोना चांदी खरीदने जाता है तो उसके मन में कई प्रकार के प्रश्न आते हैं कि वो जो सोना खरीद रहा है वो कितने कैरेट का सोना है, उसमें प्योरिटी की कितनी संभावनाएं हैं। इस तरीके से उसके मन में कई सारे सवाल आते हैं। तो हमारा आज का ये एपिसोड आपके उन सभी सवालों का जवाब देगा। जब आप सोना चांदी खरीदने के लिए जाते हैं तो आपके मन में जो सवाल उठते हैं, आप इस एपिसोड के जरिए अपने सभी सवालों को दूर कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे साथ आज एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो कि हाथरस के एक सफल सराफा व्यवसायी हैं, जिनकी हाथरस में श्री चंद्रोदय ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फर्म है और वो इनके स्वामी हैं। तो आइए, स्वागत है रवि वर्मा जी आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच गर्वी जी, थैंक यू सो मच। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू कि आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे आने की और अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी दी। इसके लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो रवि जी, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप अपने परिवार की कौन सी पीढ़ी है जो सराफा व्यवसाय में हैं? देखिए, ऐसे तो हमारी लॉन्ग हिस्ट्री रही है और हम खुद एक स्वर्णकार जाति से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आज भी हम इस व्यवसाय में हैं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी पीढ़ी हैं हम, क्योंकि हमारा काम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला आ रहा है, तो ये कहना बड़ा जटिल होगा मेरे लिए। बट या वी आर स्टिल इन दिस प्रोफेशन। सो कह सकते हैं कि जन्म से या खून से या जब से ये कार्य शुरू हुआ है, शायद तभी से हम लोग इस प्रोफेशन में हैं। ठीक है। तो रवि जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति सोना या चांदी खरीदने का जब मन बनाता है और आज जब सोने के भाव आसमान छू रहे हैं, तो आपके हिसाब से सोना या चांदी खरीदने के लिए एक व्यक्ति को क्या सबसे पहले चीज़ों को देखना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, व्यक्ति को सबसे पहले तो जब भी वो सोना चांदी प्लान करता है खरीदने के लिए, तो सबसे पहली बात तो ये है कि उसके दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैं क्या खरीदूं, सोना खरीदूं या सोने से बने हुए आभूषणों को खरीदूं। जो मेरा मानना है और जो माना भी गया है इंडिया के अंदर, जो सबसे बेस्ट वे होता है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, जो बेस्ट वे मैं मानता हूं वो है ऑर्नामेंट्स बना करके। क्योंकि जब भी हम कभी बुलियन में निवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं, बुलियन मतलब जो फाइन गोल्ड होता है, जो बिस्किट बोलते हैं हम लोग उनको अमूमन, जब हम उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो एक दिमाग में ये रहता है प्राइस का कि अरे इतना बढ़ गया, आज इतना हो गया, तो अब इसको बेच दूं, अब इसको बेच दूं। लेकिन जब आप उसके ऑर्नामेंट बना लेते हो तो आपका उससे एक आपका सेंटिमेंट जुड़ जाता है और आप उसको जल्दी बेचने की कोशिश नहीं करते हो। तो आपका इन्वेस्टमेंट न सिर्फ लॉक होता है उसमें, बल्कि एक लंबे टाइम पे आपको अच्छी कंपाउंडिंग बना के देता है, आपको रिटर्न अच्छे देता है और आपके सेंटिमेंट्स को भी संभाल के रखता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर भी होते हैं। ठीक है, ये बात रही एक इन्वेस्टर के लिए। हम आज बात कर रहे हैं अपने मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, जो कि सोना चांदी खरीदने में इतना हिचकिचा रहे हैं क्योंकि आज सोना चांदी का भाव आसमान छू रहा है। हम उनके बारे में जानना चाहेंगे कि जब एक मध्यम वर्गीय इंसान सोना या चांदी खरीदने के लिए जाता है तो उसको किस तरीके की चीज़ों, उसके सामने कई सारे प्रश्न आते हैं। तो किस तरीके से उसको ये देखना चाहिए कि हम जो आभूषण खरीदने के लिए जा रहे हैं उसकी प्योरिटी कितनी होती है या कितने कैरेट का सोना शुद्ध होता है। उसके मन में जो कई तरीके के सवाल हैं, या आपके पास इस तरीके का कोई जो ग्राहक आते हैं उनके मन में क्या विचार रहते हैं? और देखिए गर्वी जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि कौन से प्योरिटी के आभूषण लेने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं बड़ा बेसिक आपको बताता हूं कि इसको बहुत आसान किया है भारत सरकार ने। 15 जून 2021 से जो मैंडेटरी हॉलमार्किंग पूरे पैन इंडिया में गवर्नमेंट ने लागू की है, उससे ज्वेलर्स को बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है और
न सिर्फ ज्वेलर्स को बल्कि ग्राहकों को भी उसका डायरेक्ट फायदा मिल रहा है। उसमें क्या स्टैंडर्डाइज हुआ है कि 14 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट और 22 कैरेट की ज्वेलरी आप बना के दे सकते हो, जिसमें मेनली 14 कैरेट की जो ज्वेलरी है वो डायमंड ज्वेलरी के साथ में और स्टडेड ज्वेलरी के साथ में अलाउड है। बाकी जो आप ऑर्नामेंट्स बनाते हैं वो 18 कैरेट, 20 कैरेट और 22 कैरेट में उसकी परमिशन दी गई है, जो कि स्टैंडर्डाइज होते हैं, हॉलमार्क होते हैं, उनकी HUID लगती है और आप कहीं से भी जाकर के, चाहे आपके लोकल ज्वेलर्स हों, चाहे ब्रांड के शोरूम्स हों, वहां से खरीद सकते हैं। अक्सर परसेप्शन होता है लोगों के बीच में कि मैं ब्रांड्स में जाऊं, किसी अच्छी ब्रांड का शोरूम में जाऊं, वहां से खरीदूं, तो गुड टू गो है, जा सकते हैं लोग, ओपन मार्केट है। लेकिन ये इसीलिए किया गया है क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर लगभग 3 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड फर्म हैं जो लोकल व्यवसायी हैं, जो लोकल सराफा कारोबारी हैं, उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है कि वो भी उसी मानक की चीजें रखते हैं अपने पास, उसी प्योरिटी का सोना रखते हैं और कस्टमर्स को देते हैं। अभी आपने बात करी HUID की, आमजन को HUID के बारे में कैसे पता चले, ये क्या होती है HUID, या हॉलमार्क के लिए आमजन किस तरीके से हॉलमार्क चेक कर सकता है आभूषणों के ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो आभूषण के ऊपर एक हॉलमार्किंग नंबर होता है जो बेसिकली 4 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। सबसे पहले जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, भारतीय मानक ब्यूरो, उसका एक लोगो होता है जो एक ट्रायंगल शेप में होता है। कुछ लोग गूगल करके भी देख सकते हैं उसको किस तरीके से होता है। दूसरे नंबर पे उसकी प्योरिटी होती है। प्योरिटी 2 तरीके से लिखी जाती है, वो अलग अलग हॉलमार्क सेंटर्स के लिखने का तरीका होता है। प्योरिटी को जैसे मान के चलिए 18 कैरेट है तो 18K लिख सकते हैं, या 750 यानी 75% उसमें गोल्ड होता है। 18 कैरेट में 75% गोल्ड होता है जी, ठीक है। वहीं 20 कैरेट में 83.3833 उसका नंबर होता है, हॉलमार्किंग नंबर। ठीक है, तो आप ये जैसे 18 कैरेट में आपने बताया 75% गोल्ड होता है, या 20% में 83.33% गोल्ड होता है, तो आप इसकी कैलकुलेशन जो मेजरमेंट करते हैं आप वो किस तरीके से करते हैं? कैलकुलेशन मेजरमेंट हम लोग ऐसे नहीं करते, क्योंकि जैसे ये मशीन का जो तरीका है लगाने का, अब मान के चलिए कि हम 10 ग्राम कोई आपको आभूषण दे रहे हैं 18 कैरेट का, तो उसमें 75% जो कंपोनेंट होगा उसमें मेन वो गोल्ड का होगा और रादर जो होंगे 25% वो एलॉयज होंगे। यानी कि ये भारत सरकार की एक जो मापक आप बता रहे हैं वो उनकी तरफ से तय है कि 18%। जी बिल्कुल, 18, 20 और 22। 18 कैरेट में 75%। यहाँ पे आपकी जनता को मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, बहुत से लोगों के बीच में ये भ्रम है कि 20 कैरेट की ज्वेलरी यानी जो 83.3% होती है और मोर देन दैट, तो वो अलाउड नहीं है या परमिसेबल नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 15 जून 2021 तक इसमें संशय था कि वो पास होगी या नहीं होगी, स्टैंडर्डाइज होगी या नहीं होगी, लेकिन उसके बाद से गवर्नमेंट ने उसको भी स्टैंडर्डाइज किया है, वो भी भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अप्रूव्ड है, हॉलमार्क सेंटर द्वारा उस पर हॉलमार्किंग होती है, वो भी अप्रूव्ड है। तो सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को, जो हमारे पास लोग आते हैं कहते हैं जी 18 और 22 में ज्वेलरी मिलती है, 20 में तो होती नहीं है, तो ऐसा नहीं है, 18, 20, 22 तीनों में ज्वेलरी मिलती है। तो रवि जी, एक मिडिल क्लास आदमी के लिए सबसे बेहतर क्या है, सोने या चांदी के आभूषण खरीदना या उनके सिक्के या बिस्किट खरीदना, और इनमें प्योरिटी की कितनी संभावनाएं रहती हैं? नहीं, प्योरिटी की तो पूरी संभावना रहती है। आप अच्छी रेप्यूटेड फर्म के पास जाइए। आप इसलिए बाध्य नहीं हो कि केवल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं बड़ी बड़ी, जो बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं वही देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके शहर में आप चाहे हाथरस से हो, चाहे आप आगरा से हो, आपके लोकल ज्वेलर्स भी बहुत अच्छी प्योरिटी दे रहे हैं। और सबसे अच्छा तरीका है कि आप जाकर के हॉलमार्क सेंटर पर उसकी टेस्टिंग भी करा सकते हैं उस प्रोडक्ट की, तो वो आपको बता देते हैं कि ये कितने कैरेट का है, कितने कैरेट का नहीं है। तो यहाँ पे तो ये चीज़ खत्म हो गई कि प्योरिटी का कोई पब्लिक को वो नहीं है कि भाई प्योरिटी के साथ हमारे साथ धोखाधड़ी हो सकती है। तो हॉलमार्क कैसे हम टेस्ट करा सकते हैं? हॉलमार्क टेस्ट ऐसे करा सकते हैं, आप जिस शहर में हैं उसमें डाल सकते हो, हॉलमार्क सेंटर नियर मी, आप वहाँ पे जा सकते हो, उसकी लोकेशन वगैरह गूगल पे सब रहती हैं, आप वहाँ पे जा करके चेक करा सकते हो। जो वो लोग फीस लेते हैं 200, 250, 300 रुपये, सबकी अलग अलग है, वो लेते हैं और आपको टेस्ट करके बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सोने चांदी के आभूषण या बिस्किट या सिक्के, देखिए अपना इन्वेस्ट करने का तरीका है। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि अगर आप एक ज्वेलरी लेते हैं, कोई भी आभूषण लेते हैं, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को लॉक कर देते हैं, जस्ट लाइक एफडी। सपोज दैट आप कोई एफडी कर रहे हैं या किसी म्यूचुअल फंड में आप जुड़ गए, तो 1 साल तक तो आप अपना म्यूचुअल फंड जब बेचते हो तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, तो आदमी उसको बेचता नहीं है, एक तरीके से वो लॉक हो जाता है। एफडी करते हो तो एक फिक्स टाइम आपको देना पड़ता है, तो आदमी उसमें लॉक हो जाता है, तो उसको एक रिटर्न मिलता है पर्टिकुलर टाइम के बाद। ऐसे ही जब आप आभूषण लेते हो तो एक पर्टिकुलर टाइम तक आप कहीं ना कहीं लॉक हो जाते हो। तो जहां भी हम लॉक हो रहे हैं ना जिस चीज में, वो एक बेस्ट वे है उसमें इन्वेस्ट करने का, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर आप ज्वेलरी ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो आप
छोटे छोटे हिस्सों में कॉइन्स खरीद सकते हो। कॉइन्स खरीद सकते हैं। हाँ, फिर उसके बाद एक बड़ी ज्वेलरी बनवा सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए, दो चीज़ें एक साथ चलती हैं, एक इन्वेस्टमेंट चलता है और एक आभूषण चलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जर्नली वही लोग करते हैं जिनके आभूषण पूरे हो चुके होते हैं, वो उनके लिए बेस्ट है। हर आदमी कॉइन खरीदने आ जाता है, वो चीज भी गलत है। फिर घर की महिलाएं वेट करती हैं कि अब धनतेरस पे हम क्या खरीदें, हमारे पास तो अंगूठी नहीं है, हमारी टूट गई है, रिपेयर करानी है या नई लेनी है। डिजाइन चेंज हो जाती है समय के साथ, तो वो थोड़ा बैकवर्ड फील करती हैं कि जी हमारी डिजाइन पुरानी हो गई है, इसको नई कराइए। तो हर आदमी का क्राइटेरिया अपना अलग है। अगर उस पर थोड़ा सा पैसा है या उसके आभूषण, मानिए मैं जैसे बताया आपको, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं, तो उन पे पीढ़ी से मिल गए गहने उनको, बेशक वो मिडिल क्लास ही हैं, लेकिन मान लीजिए दादी से, मम्मी से, नानी से गहने मिल गए हैं, गहने की जरूरत नहीं है, तो आप कॉइन में इन्वेस्ट कर लीजिए, लेकिन उसको लॉक करके चलिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है उसे लॉक करिए, उसके साथ बने रहिए। तो आपने बताया सोने के आभूषण, अगर आपके पास सोना फिलहाल नहीं है तो सबसे पहली प्रक्रिया यही है कि आप पहले सोने के आभूषण खरीदें, जब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। एक चीज और गर्वी जी मैं यहाँ पे जोड़ूंगा कि लोग सोचते हैं कि मेकिंग चार्ज बहुत लगता है। मैं वहीं आ रहा था, मेकिंग चार्ज पे। जब आदमी आभूषण बनवाता है तो वहाँ मेकिंग चार्ज होता है जी। तो क्या ये लॉ उसमें सिक्के बिस्किट्स में भी ये लॉ अप्लाई होता है? देखिए, सिक्के बिस्किट में भी एक मेकिंग चार्ज लगता है, बट वो तो हम जानते हैं कि आभूषण बनाने में जो एफर्ट लगता है वो सिक्का बनाने में एफर्ट नहीं लगता है। तो ऑब्वियसली जो मेकिंग चार्ज होगा वो उसका आएगा। लेकिन आज आपके यहाँ पर जो गोल्ड का आप इन्वेस्ट करते हो और फिर जब उससे रिटर्न मिलता है, तो वो मेकिंग चार्ज जो है, जो आप 10%, 12%, 14% पे लोकल मार्केट में खरीदते हो, ब्रांड्स उसी के लिए आपसे 20%, 15%, 25% तक आपसे लेती हैं, चार्ज करती हैं मेकिंग चार्ज के रूप में। ब्रांड्स में यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं होना चाहता हूं, किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन वो ऐसा है, वो 15 से 25% और कहीं कहीं देखा है 45% तक मेकिंग चार्ज लगाते हैं ज्वेलरी पे। अच्छा। तो दूसरी बात यह है इसमें गर्वी जी कि मान लीजिए आप अगर 10%, 12% अगर मेकिंग चार्ज दे भी रहे हैं, तो उससे आपके दो पर्पज सॉल्व हो रहे हैं। एक तो आपके पास इन्वेस्टमेंट लॉक हो गया, आपके पास आभूषण आ गए, ठीक है। दूसरी चीज यह है कि गोल्ड का रिटर्न आप देखिए, जब गोल्ड इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है तो वो जो आपने चार्जेस दिए हैं वो एक साल में आप फ्री हो जाओगे उससे। मान लीजिए गोल्ड 15-16% साल का बढ़ता है, सन 2002 से लेकर के अगर आप डाटा उठाओगे, हर साल 16.5% गोल्ड बढ़ा है, हर साल 16.5%। तो यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट जो आपने उसके लिए लागत दी वो तो आपकी 8-9 महीने में फ्री हो गई। जब आभूषण बेचने जाते हैं तो उस टाइम पे जो कटता है, बट्टा बोलते हैं जिसको, जो बट्टा कटता है वो किस चीज के लिए कटता है? देखिए, बट्टा जो कटता था पहले, तो पहले क्या होता था, जैसे मान के चलिए 1 लाख रुपए सोने का भाव है, तो वो और 10 ग्राम आपकी ज्वेलरी है। अब मान के चलिए वो ज्वेलर्स ने बनाई है 90% में, तो वो 10% उसकी कॉस्ट कटिंग करके 90% के आपको पैसे दे देते थे, यानी 9 ग्राम के पैसे दे दिए, तो उसको बट्टा बोलते थे। लेकिन अब क्या होता है, जब से हॉलमार्क आया है तो वो बट्टा पहले ही काट देते हैं रेट में। अच्छा। जो रेट जो अलग अलग आप देखते हो कि 18 कैरेट का अलग है, 20 का अलग है, 22 का अलग है, ये क्यों है? ये वही बट्टा है जो पहले कटता था और आज रेट से काट दिया गया है। यानी जिसको ज्वेलर्स प्रमोट करते हैं कि 100% एक्सचेंज रेट, असल में 100% कुछ नहीं है। जो भी आपको, जिस आप हॉलमार्क में ले रहे हैं, जैसे सपोज आप 75 में ले रहे हैं, तो 75% का पैसा जब आपको पहले मिलता, बट्टा 25% काटने के बाद, वो 25% आपका रेट से काट लिया पहले ही काट लिया, और उसके बदले में आपसे मेकिंग चार्ज ले लिया, जो बाद में शून्य हो जाएगा। और जितनी आपने ज्वेलरी ली है उसका 75% रेट के हिसाब से ही आपको, 18 कैरेट के रेट के हिसाब से आपको भुगतान मिल जाएगा। तो सिंपल इसका लॉजिक ये। और लोगों के मन में रहता है कि उनका 25% का लॉस हो गया, जबकि वो लॉस 25% का उस चीज का लॉस नहीं है, वो हॉलमार्क वाला लॉस है। यानी कि लॉस नहीं है वो, एक तरीके से देखा जाए तो। नहीं, लॉस नहीं है वो। हाँ, लॉस तो कुछ नहीं है। लॉस तो ये नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि वो जब उसका रेट पहले आपको डिडक्ट कर दिया और मेकिंग चार्ज आपसे ले लिया, बाद में वो पहले वो उसी में सम्मिलित करके मेकिंग चार्ज ले लेते थे, तो इसलिए इसमें लॉस कहीं से कहीं तक है नहीं लोगों का। ठीक है सर, डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड में किस तरीके से समानताएं, विषमानताएं हैं, और लोगों को क्या प्रेफर करना चाहिए? डिजिटल गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या खरीदना चाहिए, या फिजिकल गोल्ड को लोगों को खरीदना चाहिए? देखिए, एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा लगता है कि अभी डिजिटल गोल्ड को हमें नहीं खरीदना, तवज्जो नहीं देनी चाहिए, तवज्जो नहीं देना चाहिए हमको। उसकी वजह ये होती है कि जब भी आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हो तो उसके चार्जेस फिजिकल गोल्ड से ज़्यादा पड़ते हैं। जब आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हो, कैसे पड़ते हैं? मान के चलिए आपने गोल्ड खरीदा, पहली बात जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो डिजिटल गोल्ड देते हैं वो आपको 2 से 3% का चार्ज लेते हैं। 2 से 3% का चार्ज लेने के बाद में वो आपसे जो डिजिटल गोल्ड आपने खरीदा है
तो वो उसके एवज में अपने पास रिजर्व रखते हैं, उतना गोल्ड वो खरीद के रखते हैं आपके लिए। ठीक है। तो जो वो गोल्ड रखते हैं उसकी कैरिंग कॉस्ट आपसे लेते हैं, गोल्ड कैरिंग कॉस्ट, जिसको वो रिजर्व कर रहे हैं, उसका इंश्योरेंस करा रहे हैं, उसको रख रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो उसकी एक आपको अलग से कॉस्ट वो लोग आपसे लेते हैं जो उसी में शामिल होती है। तो वो कहीं ना कहीं आपको 5% के आसपास का खर्चा उसमें आ जाता है डिजिटली अगर आप खरीदते हैं तो, रादर देन आप फिजिकली खरीदते हैं तो वो चीज उसमें कहीं हद तक सॉर्ट आउट हो जाती है। ठीक है। जैसे कोई भी आम व्यक्ति जब सोना खरीदने के लिए जाता है तो वो अपने घर से रेट देख के गया, ऑनलाइन उसने रेट देखा, ऑनलाइन रेट ये है। जब वो दुकान पे जाता है सोना खरीदने के लिए या कोई भी आभूषण खरीदने के लिए, तो वहाँ जाकर जब उसको पता चलती है कि उस रेट से ये रेट ज़्यादा है, तो क्या उसके संग कोई छलावा है या किस तरीके से लोगों के मन में जो भ्रम है ये किस तरीके से आप इसको दूर करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो लोग सोना खरीदना चाहते हैं या ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, मेरी सलाह यही रहती है कि हमेशा 24 कैरेट के रेट को ही आप पूछें किसी से भी। ठीक है। क्योंकि वो स्टैंडर्ड रेट होता है, वो हर दुकान पे हर ज्वेलर्स उसको एक समान ही बताएगा। जब आप ज्वेलरी में आते हैं तब क्या होता है कि मान के चलिए वैसे तो 22 कैरेट का रेट है, वो भी स्टैंडर्ड है, लेकिन आप अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग ज्वेलर्स के पास जाके देखोगे तो वहां भी एक वेरिएशन है, कहीं 1000 रुपए कम है, कहीं 1000 रुपए ज्यादा है, कहीं 2000 रुपए कम है। तो वो थोड़ा सा वहां पे जब प्राइस ब्रेकअप होता है कि मेकिंग चार्ज में वो थोड़ा ज्यादा लगा देते हैं, वो थोड़ा कम लगा देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी वहीं पर बना लेते हैं एक जो कॉस्ट आती है। लेकिन कस्टमर्स को एज अ कस्टमर उनको 24 कैरेट का रेट याद रखना चाहिए कि मैंने जिस दिन लिया है सोना उस दिन 24 कैरेट का क्या रेट है वो लिख करके हमेशा रखना चाहिए, ना कि जिस कैरेट की वो ज्वेलरी ले रहे हैं वो वाला रेट, क्योंकि वो रेट तो आपको बिल पे मिल जाएगा, लेकिन 24 कैरेट का भी रेट आपको उस दिन का पता होना चाहिए। या तो आप बिल पे लिखवा लीजिए या अपने पास से लिख करके रखिए, वो ज्यादा अच्छा तरीका है इससे बचने का। तेज है कि मद्दा है, कहाँ क्या है, वो उससे आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। कुछ लोगों का भ्रम ये होता है या कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि आज हमने ए से कोई भी ज्वेलरी ऑर्नामेंट खरीदा, हमने किसी और दूसरे सराफा व्यवसायी को अगर हमने वो चेक कराया तो उसने बोल दिया कि आपका सोना नकली है। क्या ये पॉसिबल है? देखिए, सोना नकली तो खैर नहीं होता है, बस ये जरूर हो सकता है कि किसी ने हॉलमार्क गलत लगा के दे दिया है, ऐसा भी होता है। ये कैसे? ऐसा है, ये भी एक इस इंडस्ट्री का थोड़ा एक डार्क वो है कि लोग फर्जी हॉल मार्किंग भी आपको करा के दे सकते हैं। तो ओरिजिनल हॉल मार्किंग और फर्जी हॉल मार्किंग की पहचान कैसे होती है? ओरिजिनल हॉल मार्किंग और फर्जी हॉल मार्किंग की पहचान आप लोग बिल्कुल नहीं कर पाओगे। गवर्नमेंट इस समय काम कर रही है इन चीज़ों पे कि उसको और कैसे बेटर बनाया जाए। हम लोग भी कभी कभी जब देखते हैं कहीं से आता है तो ट्रस्ट नहीं होता है उस चीज़ पे कि भाई हॉल मार्किंग तो 22 कैरेट की है और चीज़ 20 कैरेट की है। तो थोड़ा सा ट्रस्ट जहाँ पे अगर आपका है तो वहाँ से आप गोल्ड अपना खरीदिए, जहाँ पे प्रॉपर आपको लगे कि हाँ जी यहाँ पे हमारे साथ चीटिंग नहीं है, वहाँ से आपको लेना चाहिए। तो इसमें आपको भी इस तरीके से दिक्कतें आती हैं? फिर हमको भी दिक्कतें आती हैं जब लोग दूसरे लोगों की ज्वेलरी लेकर आते हैं। अच्छा, हमको दिक्कतें किस तरीके की आती हैं? मान के चलिए 20 कैरेट की ज्वेलरी है और 20 कैरेट की हॉल मार्किंग लग रही है, वो ज्वेलर्स बताते हैं कि नहीं जी ये तो 22 कैरेट का ही है हमारा, यानी जो ज्वेलर बेच रहा है वो झूठ बोल के ये बेच रहा है कि ये 22 कैरेट का ही है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। बस तो लोगों में ये अवेयरनेस हो कि जो हॉलमार्किंग उसके उस पे लगी हुई है ज्वेलरी पे, वही वो हॉलमार्किंग अपनी देख ले और जो ज्वेलर बोल रहा है उससे मैच कर ले बस। तो सेकंड थॉट क्या होना चाहिए जब हमको ये पता चला कि हमने जो ज्वेलरी खरीदी है वो जितने कैरेट में हमने खरीदी है उतने कैरेट की नहीं है, तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, जब आपने खरीदी है, अब पहले तो किसके हाथ से खरीदी गई है, क्या पता पापा ने खरीदी हो, अब बेटा उसको बेचने आया हो। जैसे प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। ओके, लेकिन इतनी जल्दी पता इसलिए नहीं लग पाता है, या तो उसको सडन आप चेक कराइए। हाँ, सडन चेक कराइए। सडन अगर आप चेक कराते हैं तो आप वापस करिए उसको, ज्वेलर से बोलिए आप। तो उसके लिए प्रूफ कंज्यूमर कोर्ट में आप उसकी कंप्लेंट डालिए, प्रूफ तो वो बिल बना के देते हैं। तो बिल लेना जरूरी है? बिल बिल्कुल, बिल के साथ ज्वेलरी लेनी चाहिए। उस पर 3% GST लगता है, बिल के साथ लेना चाहिए। मैं इसको भी कवर कर दूं अगर आप चाहें तो कि उस पर GST कितना लगता है। हाँ। अक्सर लोग 3% GST के चक्कर में बिल नहीं लेते हैं। ठीक है। तो बिल पर ही ज्वेलरी लेनी चाहिए, ये बहुत अच्छा तरीका होता है ज्वेलरी खरीदने का। और दूसरी चीज, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी भारतीय मानक ब्यूरो ने एक लाइसेंस ऑफर करती है वो ज्वेलर्स को, जो उस लाइसेंस को कैरी करते हैं, यानी जिनके पास वो लाइसेंस होता है वही ज्वेलर्स हॉलमार्क ज्वेलरी बेच सकता है। अच्छा। लेकिन मार्केट के अंदर ऐसा नहीं होता है। 10-5 गिनती के व्यापारी ऐसे होंगे जो सर्टिफाइड होंगे BIS द्वारा। तो आप किसी ज्वेलर्स की दुकान पे अगर जा रहे हैं
तो सबसे पहले आप लोग ये चेक करिए कि आपके ज्वेलर्स के पास ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का सर्टिफाइड लाइसेंस है या नहीं है। क्या वो हॉलमार्क ज्वेलरी बेच सकता है या नहीं बेच सकता है। अगर उसके पास वो लाइसेंस नहीं है तो फिर आप उससे हॉलमार्क ज्वेलरी भी मत लीजिए, क्योंकि जो भी लोग लाइसेंस लेते हैं उनके समय समय पे BIS के जो अधिकारी होते हैं वो वहां विजिट करते हैं, उनकी प्योरिटी को देखते हैं, चेक करते हैं। तो वहां बहुत ज्यादा ट्रस्ट रहता है कि आपको असली हॉलमार्किंग मिलेगी, असली चीज मिलेगी। और बेटर वे यही है कि आप सबसे पहले जाकर के बिल भी मत पूछिए, उससे पूछिए आपके पास लाइसेंस है या नहीं है BIS का। अगर आप अप्रूव्ड ज्वेलर हैं उस ज्वेलरी को बेचने के लिए, तभी मैं आपसे सोना खरीदूंगा, अन्यथा मैं आपसे सोना नहीं या चांदी या फिर डायमंड या फिर जो भी चीज है ज्वेलरी, कुछ भी मैं आपसे नहीं लूंगा। तो एक ये बहुत बड़ी चीज है जो आप अपने दर्शकों को जरूर बताइएगा। ठीक है। जो आपने उसमें अगर किसी से सोना पीछे से आया हुआ है किसी के पास में, ओके अब उनके पास में उस चीज़ का बिल नहीं है, ओके, तो वो उस चीज़ के लिए कैसे जस्टिफाई करेंगे। उनके दिमाग में तो ये है कि ये हमारा इतने तोले का सोना है, इसका आज के डेट के हिसाब से ये भाव बनता है। अब उनको जब ज्वेलर्स की दुकान पे अब उस सोने को लेके जा रहे हैं, तो क्या उनके पास बिल होना जरूरी है उस सिचुएशन में, तो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं कि 90% लोगों पे बिल नहीं होता है, क्योंकि ये प्रोसेस ही बहुत नया है। जो हॉलमार्किंग आई है, GST में इतना बड़ा जो एक सिस्टम आया है, इसमें जो बिजनेस ऑर्गेनाइज हुआ है, तो इसलिए उसमें पुराने बिल्स जो होते हैं उनके पास लोगों के पास नहीं होते हैं। या बहुत से गिफ्ट्स में ज्वेलरी आती है तो बिल किसी के पास है, ज्वेलरी किसी के पास है। उस केस में ये होता है कि आप अपने ज्वेलर्स के पास जाइए, उसको चेक कराइए और उसको सेल आउट कर दीजिए उनको। वो लोग उसको ले लेते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं आपकी ज्वेलरी और नई ज्वेलरी बना के देते हैं। कहीं ना कहीं देखिए, जब नया सिस्टम चालू होता है तो पुराना सिस्टम कहीं ना कहीं तो खत्म करना ही पड़ेगा। उसका समाधान कुछ नहीं है, लेकिन उसका समाधान यही है कि आने वाले 10 साल में, 15 साल में जब ये पुरानी ज्वेलरीज खत्म हो जाएंगी और ये सारी ज्वेलरी चलने लग जाएंगी, तो लोगों को ये दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हम पिछले एक साल में अगर चांदी का रिटर्न देखते हैं तो लगभग 100% से ऊपर 115-130% के अप्रोक्सली चांदी ने रिटर्न दिया है। सोने ने लगभग 70 से 75% के बीच में रिटर्न दिया है। तो आज की सिचुएशन को देखते हुए एक आम आदमी को क्या अभी सोना या चांदी खरीदना चाहिए, या अभी कुछ और वेट करना चाहिए कि सोने चांदी के भाव गिरें तब हम इसको खरीदें। आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी एक आम आदमी के लिए कि कब सोना खरीदना है या चांदी खरीदनी है। देखिए, कभी सोना चांदी खरीदते टाइम पुराने बड़े बूढ़े कहते थे कि कभी सोचना नहीं चाहिए। जिस दिन आपका मूड बन जाए, अगर आपके पास पैसा है तो आपको उसी दिन खरीद लेना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि पहले के लोग और आज के लोग भी जब कोई अच्छी जगह जमीन खरीद लेते हैं तो लोगों को बताते हैं भाई साहब एकदम सोना जमीन है, सोना सौदा है, यानी जमीन की तुलना भी सोने से करते हैं। सोने से करते हैं। तो सोना इतने प्राचीन सभ्यता से चला आ रहा है हमारे इस देश में और दुनिया में, तो इसलिए उस चीज को खरीदने के लिए तो कभी डाउट, सेकंड थॉट नहीं लाना चाहिए। हम कोई भी आभूषण, सोने से बने कोई भी आभूषण खरीदते हैं तो उनमें जो नग लगे होते हैं, तो क्या उन नग का वजन भी उन आभूषणों के साथ इंक्लूड किया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो लेस होकर के आता है और आप किसी भी नग की ज्वेलरी पे देख सकते हैं। हाँ, जिसमें कोई एक आधा छोटा मोट जर्किन का नग अगर लगा हुआ है वो भले ही ना हो उसकी कॉस्ट में, मतलब डिडक्ट ना हो, क्योंकि वो डिडक्ट ना होने लायक कॉस्टिंग अगर उसकी होगी तो वो डिडक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर उसका सिग्निफिकेंस इतना होगा कि उसका वेट घटाया जाए, यानी उसका खुद का वजन इतना ज़्यादा होगा कि उसकी एक वैल्यू होगी, तो वो डेफिनेटली हर जगह घटा कर दिया जाता है और आजकल इसी पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है कहीं भी। या जैसे सोने के आज भाव इतने बढ़ रहे हैं, तो एक आम आदमी के लिए एक इजी वे क्या हो सकता है सोना या चांदी खरीदने के लिए या आभूषण खरीदने के लिए। देखिए, रेट तो नो डाउट बढ़ रहे हैं, लोग भी चिंतित हैं और हर कोई सोना खरीदना भी चाहता है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आप धीरे धीरे, जैसे आप SIP करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आप शेयर मार्केट के लिए करते हैं, ऐसे ही आप एक SIP अपने ज्वेलर्स के पास चालू कर सकते हैं। काफी ज्वेलर्स आजकल ऐसे हैं, जैसे आपके हाथरस में चंद्रोदय ज्वेलर्स जो हमारा फर्म है उस पर भी SIP की सुविधा मौजूद है। आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट मंथली एक तरीके की आपका सब्सक्रिप्शन बन जाता है, आप उसमें इन्वेस्ट करिए। उसके 2 तरीके होते हैं, जितना आपका EMI का कॉस्ट है या तो मंथली उतना गोल्ड उसी रेट में खरीदते हुए चले जाइए आप, या फिर एट द टाइम ऑफ जब वो रिलीज होता है आपका पैसा, सपोज 1 साल की ड्यूरेशन है या 1.5 साल की ड्यूरेशन है, तो आप उस टाइम पे जो भी रेट होता है उसको आप लोग अपनी ज्वेलरी पे लगवा सकते हैं और ज्वेलरी को वहां से ले सकते हैं। तो इससे न सिर्फ आपका पैसा जुड़ता है, बल्कि आप अपना कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट के लिए भी निकाल सकते हैं और अपने आभूषण या सिक्के या जो भी कुछ आप लेना चाहें आप वहां से ले सकते हैं। मेरी सलाह इसमें ये रहेगी कि सपोज दैट आपकी 10,000 रुपए की मंथली किस्त अगर कहीं चल रही है, तो जो लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपए इकट्ठा नहीं दे सकते हैं, तो वो 10-10 हजार रुपए की किस्तों में उतना गोल्ड रिजर्व करा सकते हैं, जस्ट लाइक अ डिजिटल गोल्ड। जैसे आजकल लोग 2 रुपए का भी डिजिटल गोल्ड जाकर के खरीद सकते हैं,
उसके भी एक वैल्यू बन के आ जाती है। तो ऐसे ही आप 10,000 रुपये या 12,000 15,000 जितनी भी कॉस्टिंग है वो लोग इशू करते हैं, जो भी ज्वेलर्स होते हैं, तो उन पे आप कहिए कि एक मंथली मुझे इतने रुपए का मंथली सोना मेरा खरीद के अपने पास रिजर्व रखिए। ठीक है। तो आप जब टाइम पूरा होगा, टाइम ड्यूरेशन, तो उस पर आप एक एवरेज प्राइस बाइंग हो जाएगी आपकी और आप इजीली गोल्ड को खरीद सकते हो वहाँ। यानी कि जैसे आप कह रहे हैं कि मान के चलिए एक हम एवरेज अमाउंट ले लेते हैं, आज की डेट में सोना है मान के चलिए 90,000 रुपये का 10 ग्राम। ओके। आज की डेट में ओके। आज आपने 10,000 रुपये का आपने आज सोना उनसे अपना रखवा लिया। ठीक है। अगले महीने तो सोने की कॉस्ट एक्स्ट्रा रहेगी ना, 90,000 में एड ऑन होके आएगी ना, जब सोने का भाव ऊपर जाएगा अगले महीने। जब लेटर सपोज कि उस समय सोने का भाव है 92,000 या हो गया 88,000, तो 88,000 के हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है। उस महीने का अच्छा सब्सक्रिप्शन जो मिलेगा वो 88,000 के हिसाब से मिलेगा। और अगर वो 92,000 है तो 92,000 के हिसाब से मिलेगा। तो जब आप इसको लेके चलोगे तो कहीं ना कहीं मान के चलिए 90 से और 1 लाख वो पहुंचता है अगर आपके 10-12 महीने में, तो आप एक कहीं ना कहीं एवरेजिंग उसकी 93, 94, 95,000 रुपए पे कर लोगे। तो ना आपको 90 पे मिलेगा ना आपको 1 लाख पे मिलेगा, आप कहीं ना कहीं एवरेज कर लोगे, उसमें भी आपका फिर बेनिफिट ही है एट द एंड। तो इस तरीके से आप पैसा भी जोड़ सकते हो और सोना भी खरीद सकते हो। ठीक है। चलो सोने का तो समझ में आता है, पैसा बढ़ने का, भाव बढ़ने का जो रीज़न है, सोना हर कोई आदमी की पसंद होती है कि मैं सोना पहनूं या सोना खरीदूं। लेकिन चांदी के पीछे ऐसी क्या वजह है जो आज चांदी का भाव एक साल के अंदर अंदर अगर हम देखें तो 120 से 30% रिटर्न मिला है चांदी से? देखिए गर्वित जी, जब मेटल जब चलते हैं, यानी कि सोना चांदी दोनों ही मेटल हैं और दोनों ही एक दूसरे के संपूरक हैं मैं कहूँ तो जब ये बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक मेटल का असर दूसरे मेटल पे मिलता है। जैसे बाइंग गोल्ड में हो रही है ताबड़तोड़ तरीके से पिछले 3 साल से, हम और आप कुछ नहीं खरीद रहे, देश के देश सोना खरीद रहे हैं। सारे देश की सेंट्रल बैंक्स गोल्ड पे डिपेंड हो गई हैं इस समय, क्योंकि डॉलर का जो प्रभुत्व है वो भी कम होता गया है समय के साथ में। इसीलिए लोग सोने पे, गोल्ड ड्रिवन इकोनॉमी आगे चल के आप देखेंगे कि गोल्ड ड्रिवन इकोनॉमी कंट्रीज हो जाएंगी धीरे धीरे करके। तो जब वहां डिमांड बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उसके जो समकालीन या संपूरक जितने भी मेटल्स होते हैं, नॉट ओनली सिल्वर, प्लेटिनम पे भी रेट बढ़ रहा है, सिल्वर पे भी रेट बढ़ रहा है, यानी पीतल पे भी रेट बढ़ रहा है, चांदी पे रेट बढ़ रहा है। तो चांदी की डिमांड भी बढ़ी है, लेकिन जब पैनिक होता है ना कि गोल्ड बढ़ रहा है, तो फिर लोग दूसरे ऑप्शंस की तरफ भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका भी असर है और इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी असर है। जैसे जैसे इंडिया के अंदर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक नया दौर शुरू होने वाला है, उनमें काफ़ी ज़्यादा चांदी की खपत होती है। तो जो औद्योगिकरण के जो यूजेस हैं चांदी के, वो समय के साथ बढ़ रहे हैं और आगे और भी बढ़ेंगे ये। तो इसलिए चांदी काफ़ी कॉस्टली और आगे हो सकती है। जैसे एक बात करते हैं, आज हमने बात करी, अभी हम बात कर रहे हैं सोने की और चांदी की। तो इन दोनों के ऊपर और क्या क्या चीज़ें होती हैं? जैसे हमने डायमंड के बारे में भी सुना है, इसके अलावा प्लेटिनम भी होता है। तो इनकी किस तरीके से श्रेणियाँ होती हैं और लोगों का किस तरीके से रुचि और सोने चांदी के अलावा और ऑर्नामेंट्स को खरीदने की तरफ ज़्यादा रहती है? देखिए, सबसे ज़्यादा जो रुचि रहती है लोगों की वो गोल्ड में रहती है, उसके बाद कहीं रहती है तो सिल्वर में रहती है, फिर प्लेटिनम में रहती है और डायमंड में भी रहती है। डायमंड जो है, जो लोग सोचते हैं कि डायमंड की कॉस्ट नहीं मिलती है, डायमंड तो बेकार चीज़ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग हीरा खरीद सकते हैं बहुत आराम से, उसकी रिटर्न भी मिलता है, एक्सचेंज भी हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हीरा कभी लॉस नहीं हो सकता, उसको कभी कोई मिटा नहीं सकता है। अगर आपने एक बार हीरा खरीद लिया तो आपने एक टैगलाइन भी सुनी होगी, हीरा है सदा के लिए। तो वो इतना हार्डेस्ट मटेरियल है कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आपको सुरक्षित रखना है और हमेशा आपको उसकी एक कॉस्ट मिलेगी। तो हीरे की ज्वेलरी भी आजकल बहुत ज़्यादा चलन में आ रही है गर्वित जी। हम लोग देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा डिमांड हीरे की ज्वेलरी की इस समय बढ़ गई है मार्केट के अंदर कि हमने सोचा नहीं था कि आम जगहों पे, ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग हीरा खरीदेंगे। आज हर किसी की चाहत होती है कि मेरे पास भी कम से कम एक अंगूठी तो हीरे की हो। तो ये भी है, इसमें है। प्लेटिनम भी लोग खरीद रहे हैं आजकल, लेकिन उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, उतनी ज़्यादा अपील भी नहीं है प्लेटिनम में। मैं आपको अपनी पर्सनल चॉइस से बताऊं तो अपील इसलिए नहीं है कि मोर और लेस वो समय के बाद चांदी जैसी ही दिखने लगती है, तो इसलिए लोग उसको कम खरीदते हैं। नो डाउट इन्वेस्टमेंट का तरीका है, लेकिन उसमें रिटर्न भी कुछ नहीं मिलता है प्लेटिनम में। जैसे सपोज दैट जब सोना 30,000 रुपये था, मैं दर्शकों का ध्यान आकर्षित करूंगा, जब सोना 10,000 रुपये था, सॉरी 30,000 रुपये था, तब प्लेटिनम 40,000 रुपये हुआ करती थी तोले 10 ग्राम। आज सोना 1,35,000 के आसपास है और प्लेटिनम 45-46,000 रुपये तोले है। यानी प्लेटिनम का जो रिटर्न आप देखोगे वो लगभग 12-15% के आसपास, हार्डली मान लो 48
के आसपास कहीं रेट हो गया, यानी उसमें कोई रिटर्न नहीं है कोई ज़्यादा खास, ये चीज़ है। ठीक है। इसलिए वो ज़्यादा चार्मिंग नहीं है गर्वित जी, आप समझ रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से भी और ज्वेलरी के। जैसे आजकल लोगों का भ्रम है कि अगर हम फाइन गोल्ड या जैसे सोने का बिस्किट अपने पास रखते हैं तो उसमें इनकम टैक्स वालों का जो भय रहता है वो किस तरीके से रहता है? देखिए, इनकम टैक्स का कोई भय नहीं है। आप फाइन गोल्ड अपने पास रख सकते हो, प्योर गोल्ड जिसको बिस्किट बोलते हैं हम लोग, वो आप बड़े आराम से रख सकते हो अपने घर पे, और बशर्ते यह है कि आपके पास उसका बिल होना चाहिए। और महिलाओं के लिए जो विशेष इस कानून में जो छूट दी गई है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। आज से 1 साल पहले करीब ये नियम सरकार ने निकाला था कि जो एक घर में एक महिला है अगर, तो वो 500 ग्राम तक, अगर घर में गोल्ड है तो उसकी लिमिट 500 ग्राम है, और अगर एक पुरुष है तो उसकी लिमिट 100 ग्राम है। बिना बिल के या बिल के? बिना बिल के। बिना बिल ये बिना बिल के है, यानी सपोज दैट आपके घर में अगर 1 किलो सोना है, ठीक है, चाहे वो सोना है चाहे वो जेवर है, ज्वेलरी है, 1 किलो है, और आपके घर में मेंबर हैं 3, सपोज 3 पुरुष 1 महिला, तो 3 पुरुष 1 महिला मिलकर के 800 ग्राम की लिमिट को बनाते हैं एक घर में। ठीक है। वहीं 200 ग्राम अब आपके पास एक्स्ट्रा है तो उसके आपको बिल्स दिखाने पड़ेंगे। 200 ग्राम के? 200 ग्राम के। 500 ग्राम तक छूट है और 100 ग्राम तक पुरुष के लिए छूट है, तो वो उस तक तो आप रख सकते हो। अन्यथा अगर आप रखना चाहते हो तो आप शौक से रखिए, बिल पे लीजिए हमेशा सोना। 3% जीएसटी जरूर जाता है, जैसा मैंने बताया प्राइस एप्रिशिएट होते हैं, वो भी उसमें रिकवर हो जाएगा। लेकिन आप घर पे आराम से रखो, बैंक के लॉकर में रखो, आपके पास उसका एक बिल होना चाहिए। और बिल को मैं सजेस्ट ये करता हूँ लोगों को कि जैसे आप रजिस्ट्री कराते हो, उसको लेमिनेट कराते हो, अपने पास रखते हो, अपनी एक फाइल बनाते हो, उस तरीके से जो भी आप ज्वेलरी खरीद रहे हो या सोना खरीद रहे हो, एक एसेट है आपका, और वो भी आपको इनकम टैक्स में डिक्लेयर करना चाहिए और उसका बिल अपनी फाइल के साथ अटैच करके रखना चाहिए। वो आपकी वैल्यू है। फिजिकल अगर गोल्ड है तो उसको रखने का इशू ये है कि आप चाहे घर के लॉकर में रखिए चाहे बैंक के लॉकर में रखिए, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। अदरवाइज दिक्कत कोई नहीं है, अगर आपका बिल पे सामान है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई लिमिट भी नहीं है उसके लिए। ठीक है। अगर किसी के पास पैतृक गोल्ड है जो उनके पूर्वजों से उनको मिला है, तो उनके पास उस चीज़ का कोई बिल नहीं है, ऐसी सिचुएशन में वो कितने मात्रा तक गोल्ड अपने पास रख सकते हैं? देखिए, अगेन मैं यही कहूंगा कि अगर पैतृक गोल्ड आपकी लिमिट से ज़्यादा हो रहा है आपके पास, तो वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है, और उस पर उसको भी आप डिक्लेयर करके उस पर गवर्नमेंट को जीएसटी दे करके उसको भी नंबर 1 में लाने का प्रावधान है। आप इनकम टैक्स में जाके उसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि मेरे पास इस लिमिट से ज़्यादा है। उस पर एक जो पर्टिकुलर टैक्स बनेगा वो गवर्नमेंट आपसे चार्ज करेगी, और उसके बाद आप उसको अपने साथ रख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। रवि भाई, एक मार्केट में बधेल जो चल रहा है उसमें जो जैसे कोई भी जो गोल्ड ऑर्नामेंट हो गया, उसमें जो सोने का वर्क लगा होता है, उसमें सोने की मात्रा मिनिमम और मैक्सिमम कितने % रहती है, या ये कौन सी कैरेट के हिसाब से किस कैटेगरी में आता है? नहीं, कैरेट में नहीं आता है गर्वी जी। ये जो बंधेल ज्वेलरी जो आप बता रहे हो, ये काफ़ी चलन में आई है आजकल, क्योंकि सोने के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब चलन में क्यों आई है? क्योंकि इसमें सोना कम होता है, उसकी प्योरिटी कम होती है। हालांकि ये भी गवर्नमेंट की तरफ से पास है, इसको कैरेट की मान्यता नहीं है, इसको बंधेल के रूप में ही इसको मान्यता दी गई है, और इसमें आपकी इच्छा के अनुसार से ज्वेलरी बनाई जा सकती है। यानी कि इसमें जैसे मान के चलिए कोई भी आप 100 ग्राम की ज्वेलरी आपने बनवाई, ठीक है, तो आप कहिए कि साहब मुझे 10 ग्राम सोना ही इस पर उसकी परत लगवानी है 10 ग्राम की, तो वो 10 ग्राम की ही उस पर परत लगेगी। मिनिमम उस 100 ग्राम के काम पे आप 5-6 ग्राम तक की लेयर उस पर चढ़वा सकते हो। वो 22 कैरेट की लेयर होती है। अच्छा। जो उस पर लेयर चढ़ती है वो 22 कैरेट की होती है। लेकिन जो उसका बेस मेटल होता है वो तांबा हो सकता है, पीतल हो सकती है, वो बेस मेटल कुछ और हो सकता है ज्वेलरी का। लेकिन ऊपर जो उसके ऊपर जो लेयर चढ़ाई जाती है वो सोने की चढ़ाई जाती है, वो 22 कैरेट गोल्ड की होती है। आपकी इच्छा के अनुसार चढ़ाई जाती है वो, जैसे कस्टमाइजेशन हो गया ऑफ ज्वेलरी। जैसे आप किसी चीज को कस्टमाइज कराते हो, जैसे लोग आईफोन खरीदते हैं, आईफोन को पीछे से कस्टमाइज कराते हैं, चाहे उसमें डायमंड लगवाते हैं, गोल्ड लगवाते हैं, जस्ट लाइक दैट आप ज्वेलरी को भी कस्टमाइज करा सकते हैं। आप कड़ा बनवा सकते हैं, हार बनवा सकते हैं, चेन बनवा सकते हैं। आप अपने ज्वेलर्स के पास जाइए, उनसे पूछिए कि आप बंधेल में कितने % ऑफ गोल्ड उसमें रखते हो, कितने ग्राम गोल्ड उसमें रखते हो अपनी ज्वेलरी में। उनका हर ज्वेलर्स का अपना एक स्टैंडर्ड होता है रखने का, क्योंकि अगर वो हर तरीके की चीजें रखेगा तो वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा बाद में कि ये किस तरीके कितने वेटेज की थी। इसमें प्योरिटी के मानक क्या रहते हैं और शुद्धता की क्या प्रमाण? देखिए, शुद्धता का इसमें प्रमाण कोई नहीं होता है, ये केवल ज्वेलर्स का ही एक प्रमाण होता है, एक ट्रस्ट होता है। ये जितना भी काम होता है ट्रस्ट पे होता है। इसका एक तरीका और है, जैसे चूड़ियों में जैसे महिलाएं चूड़ी बनवाती हैं तो 4 चूड़ी बनती है अमूमन, 4 की जगह आप 5 बनवा लीजिए।
जर्नली 6 चूड़ी बनाई जाती हैं। एक चूड़ी से उसकी टेस्टिंग निकलती है। अच्छा। 5वीं चूड़ी आप खुद टेस्ट कराइए, उसकी मेल्टिंग निकलवा लीजिए, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है ज्वेलर पे तो। और अगर आपको ट्रस्ट है उसका, लेकिन खर्चा आपको देना है। वो जो 6 चूड़ी बनती है, आपको 4 की जगह 6 का खर्चा देना पड़ेगा। तो आप वहाँ पे ज्वेलर से एक जो आपकी 5वीं चूड़ी है उसको आप अपने सामने करा सकते हैं। जितना उसमें गोल्ड निकलता है उस गोल्ड के हिसाब से आप उनका पेमेंट प्लस जो उसका मेकिंग चार्ज का खर्चा है वो आप ज्वेलर्स को दे सकते हैं और ले सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट इसमें यही है कि चूड़ी के काम में तो कर सकते हैं, लेकिन गले का सेट बनवा रहे हो उसमें 2-2 थोड़ी बनवाएंगे आप। तो वह कहीं ना कहीं गेम फिर ट्रस्ट पे आ जाता है। ट्रस्ट पे आ जाता है जी। जैसे अभी आपने जो बताया, उसके अलावा जब हम उनको बेचने जाते हैं तो उस पर कितने परसेंट का चार्जेस रहता है या कितने परसेंट हमें पैसा? देखिए, सपोज आपने 40 ग्राम की चूड़ी बनवाई है और ज्वेलर्स ने कहा है कि 10 ग्राम मेटल है इसमें, तो समय के साथ में जब आप चूड़ी पहनते हो तो वो ऊपर जो परत होती है, जो लेयर होती है, वो घिसती भी है। घिसती है। जी हाँ, वो घिसती है। ये मैं बता दूं आपको, आप ज्वेलर्स पे डाउट मत करना कि ज्वेलर ने आपका सोना काट लिया, बहुत से लोग यही सोचते हैं, लेकिन वो घिसती है और वो ठीक ठाक मात्रा में घिस जाती है अगर आप लंबे समय तक पहनते हो, यानी कि आधे ग्राम तक भी वो घिस सकती है, क्योंकि 4 चूड़ी हैं। जितनी ज्यादा सरफेस होगी उतनी ज्यादा घिसावट होगी। तो 4 चूड़ी आधा ग्राम वजन आपका घिस सकता है। अब वो रह गया, उसका वजन मान के चलिए 40 ग्राम की जगह 39.5 ग्राम, यानी आपने 40 ग्राम वजन तोल के लिया था, जिसमें 10 ग्राम सोने की लेयर थी और 30 ग्राम अंदर उसमें तांबे के ऊपर काम हो रहा था। अब वजन रह गया उसका 39.5 ग्राम, तो वो सीधा सीधा वजन आपका 10 ग्राम में से कम होगा, पहली बात। अब वो 10 ग्राम कैसे माना जाएगा? या तो आप पे पर्चा हो, अगेन आप पर्चा संभाल के रखिए, ये आदत डाल लीजिए। अगर नहीं है तो ज्वेलर्स को पता होती है कि भाई जी हम तो 10 की ही बनाते हैं। आप जाके कहोगे भी अगर कि मेरी 8 की बनवा दो, तो बनाते नहीं है बहुत से ज्वेलर्स। जैसे कि हम बेसिकली, मैं पर्सनली बता रहा हूं, मैं किसी और की नहीं बता रहा हूं, मैं 10 ग्राम से कम में बनाता नहीं हूं, क्योंकि ये मेरा स्टैंडर्ड है। अगर आपको बनवानी है तो मैं मिनिमम 10 में बनाऊंगा, ताकि कल को अगर आप वापस आओ तो मैं सीधे 10 ग्राम से ही शुरुआत करूंगा। ये नहीं कि भाई जी आपने तो 8 की बनवा ली थी, आपने 6 की बनवा ली। अगर हम किसी थर्ड पार्टी के पास बेचने के लिए वो वहां प्रॉब्लम होगी, आपको प्रॉब्लम हो सकती है हमारे पास, क्योंकि कोई भी बंदा होगा उस केस में ये होगा कि थर्ड पार्टी पे अगर आप जा रहे हो तो 1 या 2 चूड़ी पहले आप अपनी टेस्ट करा लीजिए। सपोज आप किसी दूसरे शहर में हैं और तो 1 या 2 चूड़ी आप वहां पे टेस्ट कराइए, बाकी रिमेनिंग अपने पास रखिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो दोस्तों, आज आपने हमारे पॉडकास्ट शो 2 मुंह 4 बात में श्री रवि वर्मा जी से ये जाना कि जब आप सोना खरीदने के लिए जाते हैं या सोने या चांदी से बने कोई भी आभूषण खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, ताकि आपसे किसी भी तरीके की धोखाधड़ी ना हो। मैं आशा करता हूं आप भविष्य में जब भी कभी कोई भी सोने चांदी के आभूषण खरीदने के लिए जाएं तो आप हमारा ये एपिसोड जरूर देखें, ताकि आपके संग कोई भी अनहोनी होने की संभावना ना रहे। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रवि जी आपका कि आपने अपने कीमती समय में से समय निकाल के हमें दिया और हमारे व्यूवर्स के लिए आपने जो उनके लिए जो मार्गदर्शन किया अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू, तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच रवि जी। और साथ ही रवि जी जो हैं एक सफल सराफा व्यवसायी के साथ साथ इनका खुद का भी यूट्यूब चैनल चलता है जिसका नाम है गोल्डमैन टेक करके। तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप वहां जाकर इनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। धन्यवाद।